नमस्कार दोस्तों, देश और दुनिया की 50 बड़ी खबरों में आप सभी का स्वागत करते हैं। एक एक करके जानेंगे देश और दुनिया की ताज़ा 50 खबरें। लेकिन उससे पहले सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चलिए जानते हैं आज की पहली बड़ी खबर। राहुल गांधी बोले प्रियंका वाराणसी से लड़ती तो मोदी हार जाते। जी हाँ, बात कर लेते इस खबर के बारे में विस्तार से। पीएम काशी से जान बचाकर निकले, अयोध्या भी हार गई। लोकसभा चुनाव में जीत के बाद राहुल और प्रियंका गांधी मंगलवार को पहली बार रायबरेली पहुंचे। राहुल गांधी ने कहा, मोदी और शाह देश की नींव के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, इसलिए देश एकजुट हो गया। पहली बार देखा देश का प्रधानमंत्री हिंसा की राजनीति करते हैं, जनता के बीच नफरत फैलाते हैं, 3 उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाते हैं। उन्होंने कहा, उत्तर प्रदेश की जनता ने नफरत और हिंसा के खिलाफ दबाकर वोट दिया। या अयोध्या की भी सीट हार गए। अयोध्या में मंदिर बनवाया मगर इनॉग्रेशन में एक भी गरीब नहीं था। देश के राष्ट्रपति को कहा, तुम यहाँ नहीं आ सकती। सिर्फ अयोध्या में ही नहीं, प्रधानमंत्री वाराणसी से भी जान बचाकर निकले। अगर बहन प्रियंका वहां चुनाव लड़ती तो पीएम मोदी 2 से 3 लाख वोट से हार जाते, ऐसा कहना है राहुल गांधी का। चलिए बात कर लेते हैं अगली बड़ी खबर की। जम्मू कश्मीर में बीजेपी को झटका, इंडिया सरकार के आसार। लोकसभा चुनाव जैसा रिजल्ट रहा तो बीजेपी सिर्फ 29 जबकि इंडिया गठबंधन ब्लॉक जीतेगा 45 सीटें। जी हां, बात कर लेते हैं इस खबर के बारे में विस्तार से। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराने की तैयारी है। इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने 3 जून को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि इलेक्शन की प्रोसेस जल्द शुरू हो जाएगी। इसी महीने वोटिंग की तारीखें भी आ सकती हैं। लोकसभा चुनाव के रिजल्ट के हिसाब से देखें तो विधानसभा चुनाव में फारूक अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है, उसे 33 सीटें मिल सकती है। कांग्रेस और पीडीपी की सीटें भी मिला दें तो इंडिया ब्लॉक 45 सीटों पर आगे रहेगा। बीजेपी 29 सीटों पर लीड ले सकती है। लोकसभा चुनाव में पीडीपी कश्मीर में अलग लड़ी थी, जम्मू में उसने इंडिया ब्लॉक को सपोर्ट किया था। बात कर लेते हैं अगली बड़ी खबर की। इस वक्त एक और अपडेट आ रही है। मोदी कैबिनेट में जगह नहीं मिलने से शिवसेना सांसद नाराज। कहा, 7 सांसद पर राज्य मंत्री बनाया। सीएम का बेटा बोला, सरकार को बिना शर्त समर्थन। जी हां, बात कर लेते हैं इस खबर के बारे में विस्तार से। महाराष्ट्र में एनडीए की सहयोगी पार्टी शिवसेना शिंदे गुट के सांसद ने मोदी कैबिनेट में पार्टी के किसी सांसद को शामिल नहीं करने पर नाराजगी जाहिर की। पार्टी सांसद श्रीरंग बारणे ने कहा कि 7 सांसद होने के बावजूद हमें एक भी कैबिनेट पद नहीं दिया गया। शिवसेना के प्रताप राव जाधव ने मोदी 3.0 में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार की शपथ ली है। बारणे ने कहा कि हम कैबिनेट में जगह की उम्मीद कर रहे थे। चिराग पासवान के 5 सांसद हैं, जीतन राम मांझी का 1 सांसद है, इसके बावजूद उन्हें कैबिनेट मंत्रालय मिला। फिर 7 लोकसभा सीटें मिलने के बाद शिवसेना को सिर्फ 1 राज्य मंत्री, वो भी स्वतंत्र प्रभार क्यों मिला। बारणे ने आगे कहा कि शिवसेना भाजपा की पुरानी सहयोगी है, इसके लिए कम से कम शिवसेना को कैबिनेट पद मिलना चाहिए था। उन्होंने कैबिनेट पद बांटने में पक्षपात का आरोप भी लगाया। बात कर लेते हैं अगली बड़ी अपडेट की। आरएसएस चीफ भागवत बोले, काम करे अहंकार न पाले। चुनाव में मुकाबला जरूरी लेकिन झूठ पर आधारित न हो। संसद में विपक्ष को विरोधी न माने। जी हां, बात कर लेते हैं इस बड़ी अपडेट की। आरएसएस चीफ मोहन भागवत सोमवार 10 जून को नागपुर में संघ के कार्यकर्ता विकास गर्ग के समापन दिवस में शामिल हुए। यहां भागवत ने चुनाव राजनीति, राजनीतिक दलों के रवैयों पर बात की। भागवत ने कहा, जो मर्यादा का पालन करते हुए कार्य करता है, गर्व करता है किंतु लिप्त नहीं होता, अहंकार नहीं करना चाहिए, वही सही अर्थों में सेवक कहलाने का अधिकारी है। उन्होंने कहा है कि जब चुनाव होता है तो मुकाबला जरूरी होता है, इस दौरान दूसरों को पीछे धकेलना भी होता है, लेकिन इसकी एक सीमा होती है। यह मुकाबला झूठ पर आधारित नहीं होना चाहिए। वहीं भागवत ने मणिपुर की स्थिति पर कहा, मणिपुर 1 साल से शांति की राह देख रहा है। बीते 10 साल से राज्य में शांति थी, लेकिन अचानक से वहां गन कल्चर बढ़ गया। जरूरी है कि इस समस्या को प्राथमिकता से जल्दी ही सुलझा लिया जाए। बात कर लेते हैं अगली बड़ी अपडेट की। मोदी कैबिनेट का पहला फैसला, 3 करोड़ नए घर बनेंगे। जी हां, बात कर लेते हैं इस खबर के बारे में विस्तार से। पीएम आवास योजना के तहत पीएम ने 17,000 करोड़ की किसान सम्मान निधि को भी मंजूरी दी। बात कर लेते हैं इस खबर के बारे में विस्तार से। मोदी कैबिनेट ने पहली बैठक में गरीबों के लिए 3 करोड़ नए घर बनाने को मंजूरी दी है।
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गांवों और शहरों में बनने वाले इन घरों में टॉयलेट, बिजली, पानी और गैस कनेक्शन होगा। इस स्कीम के तहत पिछले 10 साल में कुल 4.21 करोड़ घर पहले ही बनाए जा चुके हैं। योजना के तहत घर बनाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार से आर्थिक मदद दी जाती है। मोदी 3.0 की पहली कैबिनेट बैठक 10 जून को हुई थी, पीएम आवास पर हुई थी। इसमें सभी कैबिनेट मंत्री शामिल हुए। वहीं आपको बता दें, पीएम ने पहली फाइल पर साइन किए 20,000 करोड़ की किसान सम्मान निधि को मंजूरी दी। पीएम मोदी ने सोमवार को प्रधानमंत्री कार्यालय पहुंचकर कार्यभार संभाला। उन्होंने सबसे पहले किसान सम्मान निधि की फाइल पर साइन किए। केंद्र की किसान कल्याण योजना के तहत देश के 9.3 करोड़ किसानों को सालाना 6,000 रुपये की आर्थिक मदद दी जाती है। इसे ही किसान सम्मान निधि कहा जाता है। मोदी ने सोमवार को इसकी 17वीं किस्त को मंजूरी दी है। बात कर लेते हैं अगली बड़ी अपडेट की। लोकसभा स्पीकर के लिए पुरंदेश्वरी के नाम की चर्चा। आंध्र भाजपा अध्यक्ष और चंद्रबाबू की पत्नी की बहन इंडिया ब्लॉक बोला टीडीपी कैंडिडेट का समर्थन करेंगे। जी हाँ, बड़ी अपडेट आ रही है। लोकसभा के अंक गणित और सत्ता विपक्ष के बीच जारी खींचतान को देखते हुए स्पीकर का पद इस बार अहम हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली एनडीए सरकार के दो बड़े घटक दल टीडीपी और जदयू भी इस होड़ में शामिल दिख रहे हैं। टीडीपी नेता एन चंद्रबाबू नायडू और जदयू नेता नीतीश कुमार को लगता है कि अगर उनकी पार्टी में तोड़फोड़ की कोशिश होगी तो स्पीकर पद उस समय जीवन बीमा होगा। इंडिया ब्लॉक ने भी कहा है कि स्पीकर पद टीडीपी के पास जाता है तो वह समर्थन देने को तैयार हैं। हालांकि मोदी के दूसरे कार्यकाल में स्पीकर रहे कोटा सांसद ओम बिरला फिर दावेदारी में आ गए हैं। उनके कैबिनेट मंत्री न बनने से अटकलें और जोर पकड़ चुकी हैं। इस बीच भाजपा की आंध्र प्रदेश अध्यक्ष डी पुरंदेश्वरी का नाम भी उछला है। पुरंदेश्वरी चंद्रबाबू नायडू की पत्नी नारा भुवनेश्वरी की बहन है। उन्होंने नायडू का उस वक्त समर्थन किया था जब उनकी अपने ससुर एनटी रामाराव का तख्ता पलट करने पर आलोचना हो रही थी। ऐसे में उन्हें स्पीकर बनाया जाता है तो नायडू पर सॉफ्ट प्रेशर रहेगा। उनकी पार्टी पुरंदेश्वरी का विरोध नहीं कर पाएगी। बात कर लेते हैं अगली बड़ी खबर की। सचिन पायलट बोले, इस बार संसद में मनमानी नहीं चलेगी, विपक्ष मजबूत और एकजुट है, सरकार को रवैया बदलना पड़ेगा। जी हां, बात कर लेते हैं इस खबर के बारे में विस्तार से। पूर्व डिप्टी सीएम और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट ने मोदी सरकार 3.0 को लेकर निशाना साधा है। पायलट ने कहा है कि इस बार लोकसभा चुनाव में संसद के अंदर विपक्षी दल काफी संख्या में जीत कर आए हैं। ऐसे में मनमानी तरीके से जो पहले संसद में कार्रवाई हुआ करती थी वो अब नहीं होने देंगे। पायलट ने सोमवार को राजस्थान के टोंक में शहीद स्मारक का लोकार्पण किया। पायलट ने मोदी सरकार को लेकर कहा, अभी तक तो शपथ हुई है, एक दो दलों ने नाराजगी भी जताई है। यह जनादेश खंडित था, यह किसी एक दल को सरकार बनाने का जनादेश नहीं था। अब मिलीजुली सरकार बनी है। बात कर लेते हैं अगली बड़ी अपडेट की। उत्तर प्रदेश सीएम का एक्शन, 124 राजस्व अधिकारियों का नोटिस। आप सांसद संजय सिंह बोले, भाजपा वाले अहंकार में जी रहे हैं, अभी दिमाग ठीक नहीं हुआ। बात कर लेते हैं इस खबर के बारे में विस्तार से। सीएम योगी ने सोमवार को समीक्षा बैठक की। काम में लापरवाही करने वाले 124 राजस्व अफसरों को नोटिस जारी किया गया है। रियल टाइम खतौनी व घरोली अपडेशन राजस्व वादों के निस्तारण में लापरवाही पर एडीएम, एसडीएम, नायब तहसीलदार और तहसीलदार स्तर के अफसरों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। वहीं आप सांसद संजय सिंह ने सुल्तानपुर में कहा, अभी भी भारतीय जनता पार्टी का दिमाग ठीक नहीं हुआ, उसके लोग अहंकार में जी रहे हैं। अयोध्या के लोगों ने जनादेश दिया तो बीजेपी के लोग अयोध्या के लोगों की बुराई कर रहे हैं। उन्होंने कहा, एक दलित समाज का व्यक्ति अगर अयोध्या से सांसद हो गया तो पूरी की पूरी बीजेपी उसको गाली देने में लग गई। यह दिखाता है कि किस तरह से भारतीय जनता दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों से नफरत करती है। अमेठी से सांसद केएल शर्मा ने कहा, सोनिया, राहुल और प्रियंका गांधी मंगलवार को रायबरेली आएगी। चुनाव रिजल्ट बाद ये तीनों नेताओं का पहला दौरा होगा। रायबरेली में कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करेंगे। बात कर लेते हैं अगली बड़ी अपडेट की। चंद्रबाबू नायडू एनडीए विधायक दल के नेता चुने गए। आंध्र प्रदेश गवर्नर से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश किया। कल सुबह 11:27 पर लेंगे शपथ। जी हां, बात कर लेते हैं इस खबर के बारे में विस्तार से। आंध्र प्रदेश में नई सरकार
सरकार बनाने के लिए एनडीए की तेलुगु देशम पार्टी, जनसेना और भाजपा विधायकों ने विजयवाड़ा में मीटिंग की। इसमें टीडीपी अध्यक्ष एन चंद्रबाबू नायडू को सर्वसम्मति से एनडीए विधायक दल का नेता चुना गया। एक्टर से नेता बने जनसेना प्रमुख पवन कल्याण को विधानसभा में फ्लोर लीडर चुना गया। इसके बाद नायडू और कल्याण राज्यपाल एस अब्दुल नजीर से मिलने राजभवन पहुंचे। उन्होंने राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश किया। राज्यपाल मंगलवार शाम तक नायडू को सरकार बनाने का निमंत्रण दे सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक नायडू 12 जून को विजयवाड़ा में गन्नावरम एयरपोर्ट के पास केसरपल्ली आईटी पार्क में सुबह 11:27 पर शपथ लेंगे। सीएम के तौर पर यह उनका चौथा कार्यकाल होगा। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कई बड़े नेताओं के शामिल होने की उम्मीद है। बात कर लेते हैं अगली बड़ी अपडेट की। राजस्थान में ई मित्र पर होंगे सभी काम, दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। सरकार ने यूनिवर्सिटी, निगम और विभागों को आदेश दिए। जी हाँ, बात कर लेते हैं इस खबर के बारे में विस्तार से। राजस्थान में लोगों को आने वाले समय में छोटे छोटे कामों के लिए सरकारी ऑफिस और विभागों में चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। सरकार ने हर विभाग को कहा है कि अपने वो काम ई मित्र सर्विस से जोड़े जो सीधे जनता से जुड़े हैं। मुख्य सचिव सुधांशु पंत ने पिछले दिनों एक पत्र सभी विभागों, सरकारी उपक्रमों, निगमों और यूनिवर्सिटी को लिखा है। इसमें अपने यहाँ तमाम सर्विस को ई मित्र से जोड़ने के आदेश दिए हैं। वर्तमान में सरकार की 500 से ज़्यादा फ्लैगशिप स्कीम विभागों से जुड़े आमजन के काम ई मित्र से जुड़े हैं। इसमें बिजली पानी के बिल जमा करवाने के साथ सामाजिक सुरक्षा पेंशन, जन आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, पानी के कनेक्शन के लिए आवेदन, तमाम तरह की चीज़ें जो है ई मित्र के जरिए होती हैं। अब सरकार चाह रही है कि सभी विभाग आमजन से जुड़े हर काम को ई मित्र के जरिए करवाए जा सके, ताकि जनता को बार बार अलग अलग जो है ऑफिसों में और दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़े। बात कर लेते हैं अगली बड़ी अपडेट की। संगीत सोम बोले, बलियान अहंकार से हारे, मेरे ऐसे संस्कार नहीं कि जयचंद बनूं, मंत्री को हरवा दूं, मैं इतना बड़ा नेता नहीं। जी हाँ, बात कर लेते हैं इस खबर के बारे में विस्तार से। मुजफ्फरनगर में पूर्व केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान के जयचंद वाले बयान पर पूर्व भाजपा विधायक संगीत सोम ने पलटवार किया। मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा, मुझे ऐसे संस्कार नहीं मिले हैं कि मैं जयचंद बनूं। संजीव बालियान अपने अहंकार की वजह से हारे हैं। उन्होंने 5 सालों में सिर्फ भ्रष्टाचार किया, जनता उनसे परेशान थी। मुजफ्फरनगर में चुनाव हारने के बाद संजीव बालियान ने सोमवार को मीडिया से बात की थी। इसमें उन्होंने संगीत सोम से जुड़े सवाल पर कहा था कि शिकंडी ने छिपकर वार किया, जयचंदों का कुछ नहीं हो सकता। संगीत बोले, मैं इतना बड़ा नेता नहीं कि घर बैठकर किसी को हरवा दूं। संगीत सोम ने कहा, भाजपा सरदना विधानसभा क्षेत्र से जीती है, लेकिन संजीव बालियान बुडाना और चरथावल में हार गए। वे हमारे भाई हैं। आरोप लगाने से पहले डॉक्टर संजीव बालियान को अपनी हार की समीक्षा करनी चाहिए। बात कर लेते हैं अगली बड़ी अपडेट की। पूर्व क्रिकेटर हरभजन ने पाकिस्तानी क्रिकेटर कामरान को फटकार लगाई। अर्शदीप सीएम पर की थी आपत्तिजनक टिप्पणी, बाद में सोशल मीडिया पर माफी मांगी। जी हाँ, बात कर लेते हैं इस खबर के बारे में। पूर्व भारतीय क्रिकेटर और पंजाब में आम आदमी के लोकसभा सांसद हरभजन सिंह और पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर कामरान अकमल आमने सामने हैं। बीते दिन भारत पाकिस्तान के बीच हुए मैच के दौरान मिली हार से तिल मिलाए कामरान अकमल ने भारतीय टीम के गेंदबाज अर्शदीप सिंह पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इस पर गुस्साए हरभजन सिंह ने कहा कि लख दी लानत तेरे कामरान अकमल, अपना गंदा मुंह खोलने से पहले आपको सिक्कों का इतिहास जानना चाहिए। जब हमलावरों ने अपहरण किया तो हम सिक्कों ने माँ बहनों को बचाया। समय रात के 12 बजे थे, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, किसी चीज़ के लिए आभारी रहो। इसके बाद आपको बता दें, कामरान ने अर्शदीप पर की थी टिप्पणी, जिसके बाद हरभजन ने उनकी क्लास ली। इसके बाद कामरान ने वहाँ पर जो है माफ़ी